हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो है 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास। इसके दो कारण हैं बच्चों। देखो, नंबर एक, इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप जो है फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इंग्लिश में भी आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात, सभी स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं अपने आंसर में गलतियां कर देते हैं, तो कौन सी गलती के कितने मार्क्स कट जाते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, मार्किंग इंस्ट्रक्शंस, कि टीचर्स को कैसे पेपर चेक करना है, कितना आंसर लिखा हुआ हो, कौन से पॉइंट्स लिखे हुए हों और कौन से जो मिस्टेक्स हों उनके कितने नंबर कटेंगे, कितने मार्क्स काटे जाएंगे, वो बिल्कुल क्लियर कट बता दिया गया है। तो वो सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हरियाणा बोर्ड की साइट पर 4 प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। सभी सब्जेक्ट्स के 4 प्रैक्टिस पेपर्स हैं। कैसे डाउनलोड करने हैं ये भी देख लो आप, मैंने वीडियो बनाई हुई है, इस पर स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी आपको। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं इंग्लिश की और प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 की। तो फुली सॉल्व्ड प्रैक्टिस पेपर 1 के डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ओके, तो देखिए, टाइम होगा 3 घंटे और टोटल मार्क्स होंगे 80। सेक्शन ए होगा 15 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन है इसमें, अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन विद इंटरनल चॉइस, यानी कि 2 पैसेज होंगे, आपको करना होगा कोई एक। अब देखो, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द गिवन पैसेज। ठीक है, एक तरीका ये है कि पैसेज को समझो और आंसर्स दे दो। दूसरा तरीका है जो आप लोगों का ही है, जो बच्चे फॉलो करते हैं कि सीधे ही क्वेश्चंस पे आ गए और जो है आंसर ढूंढा पैसेज से। तो चलिए, दोनों ही तरीके फॉलो करेंगे हम। पहले पैसेज में तो आपका तरीका फॉलो करते हैं, हम आ जाते हैं सीधे ही क्वेश्चंस पर। ये पैसेज है रेनी सीजन के बारे में। एक हल्की सी नज़र जरूर डाल लेना क्वेश्चंस पर आने से पहले कि पैसेज का टॉपिक क्या है, क्या सब्जेक्ट मैटर है। ओके, पहला क्वेश्चन, पीपल वेट फॉर द रेन्स सिंस दे कैन ब्लैंक इन इट। ऑप्शंस, splash, have pothole roads, spate of waterborne diseases, endless traffic jams। people रेन्स का वेट करते हैं ताकि वो क्या कर सकें। चलिए पढ़ते हैं। द बिगनिंग ऑफ दिस फन फील्ड सीजन विद द सन हिडन बिहाइंड द ग्रे क्लाउड्स ब्रिंग्स चीयर टू मैनी ऑफ अस। जो रेनी सीजन है ये बड़ा हैप्पी होता है हम में से बहुत लोगों के लिए। वेटिंग ईगरली टू स्प्लैश इन द रेन, क्योंकि हम रेन में स्प्लैश करना चाहते हैं। अब देखो, जो बाकी ऑप्शन है वो तो नेगेटिव हैं। कौन चाहेगा कि रेनी सीजन में जो है गड्ढे वाली सड़क का इंतज़ार कौन करेगा, डिजीज़ का इंतज़ार कोई नहीं करेगा, ट्रैफिक जैम्स का कोई नहीं इंतज़ार करेगा। तो लोग रेन का वेट करते हैं सो दैट दे कैन स्प्लैश इन इट। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, चलिए सेकंड, आफ्टर गेटिंग वेट इन रेन वी शुड पुट ऑन ड्राई क्लॉथ्स। बारिश में भीग जाने के बाद हमें ड्राई क्लॉथ्स पहन लेने चाहिए। ऑप्शंस, एज लेट एज पॉसिबल, जितना लेट हो सके, वेन एवर वी लाइक टू, जब हमारा मन करे, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, या फिर व्हेन वी फॉल सिक। कॉमन सेंस भी यहाँ पे चल रही है कि एज अर्ली एज पॉसिबल ही आना चाहिए, बट स्टिल एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। इसका आंसर आपके 4th पैराग्राफ में दिया गया है। टू मेक द बेस्ट ऑफ द रेनी सीजन वी शुड फॉलो सम सिंपल गाइडलाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी डिसाइड टू गेट वेट इन द रेन वी शुड चेंज इनटू अ ड्राई सेट ऑफ क्लॉथ्स एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। तो ऑप्शन सी, एज अर्ली एज पॉसिबल, इज राइट। नेक्स्ट, besides maintaining kitchen hygiene, we should blank so as to keep us disease free in the rainy season। किचन में तो हमने हाइजीन मेंटेन रखना ही है, इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए अपने आप को डिजीज़ फ्री रखने के लिए। ऑप्शंस पढ़ते हैं। रो फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए, रो फ्रूट्स एंजॉय करने चाहिए, अवॉइड वेजिटेबल्स, या फिर कंज्यूम मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब देखो, इसमें कॉमन सेंस नहीं चलानी है क्योंकि पैसेज पर बेस्ड होने चाहिए आपके आंसर। तो देखो, अब हिंट क्या है कि अगर आप पैसेज को मतलब हल्की सी नज़र डालते हो तो आपका लिए हिंट क्या रहेगा, जो वर्ड्स, जो सेंटेंस क्वेश्चन में है उस सेंटेंस को, उन पर्टिकुलर की वर्ड्स को आप पैसेज में ढूंढो। ठीक है, तो इसमें है मेंटेनिंग किचन हाइजीन, डिजीज़ फ्री, ये वर्ड्स देखते हैं हम। ये भी आपके 4th पैराग्राफ में ही है, जितना हमने पहले पढ़ा था उससे आगे चलते हैं। ऑल्सो वी शुड कीप रो फूड आइटम्स एट बे एंड वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थोरोली बिफोर
यूज़। मोरओवर स्ट्रिक्ट किचन हाइजीन शुड बी मेंटेन्ड। ठीक है, तो अब किचन हाइजीन का तो है ही है, उससे पहले क्या बात दी गई है कि हमें रो फूड आइटम्स एट बे मीन्स वी शुड अवॉइड, हमें रो फूड आइटम को अवॉइड करना है, वेजिटेबल्स को धोना है, फ्रूट्स को धोना है। तो जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से ए ऑप्शन की बात की जा रही है, ऑप्शन ए इज़ राइट। ओके, fourth question. The passage suggests that small children should wash their hands blank in the rainy season since they have lower immunity. पैसेज बताता है कि छोटे बच्चों को अपने हाथ धोना कब चाहिए। ये ऑप्शंस दिया गया है फ्रीक्वेंटली, रेयरली, आफ्टर एवरी मील, बिफोर एवरी मील, क्योंकि बच्चों की लोअर इम्यूनिटी होती है। तो चिल्ड्रन के बारे में बात दी गई हो, लोअर इम्यूनिटी की बात हो, पैसेज में हमने वो वर्ड्स ढूंढने हैं। ओके, देखो ये दिया गया है थर्ड पैराग्राफ में, किड्स हैव अ लोअर लेवल ऑफ इम्यूनिटी एंड हैंस हैंड वॉशिंग बिकम्स अ क्रूशल पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल। लोअर इम्यूनिटी होती है तो बहुत ज़रूरी है हैंड वॉशिंग। जब वो खेलते हैं मानसून सीज़न में तो जर्म्स जो है के कांटेक्ट में आ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। और ये हमने जो है आगे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कैसे 8 आवर्स तक सरफेस पे रह सकते हैं वायरस, तो इसलिए लोगों को बीमारियां हो सकती हैं। हैंड्स रिपीटेड हैंड वॉशिंग इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि हैंड वॉशिंग बार बार होनी चाहिए। फ्रीक्वेंटली, इसका मतलब है ऑप्शन ए इज़ राइट, फ्रीक्वेंटली। ओके, चलिए नेक्स्ट है द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज प्रोन एंड वल्नरेबल इज डॉटेड, हाइजीन, ससेप्टिबल, इन्फ्लुएंजा। इसके लिए तो पैसेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक है, ससेप्टिबल मीन्स प्रोन एंड वल्नरेबल और लाइकली टू बी हार्म्ड। ओके, चलिए 5 MCQs आ गए, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट शुड वी डू विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कंज्यूमिंग दैम। फोर्थ पैराग्राफ में हमने पढ़ा था वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर यूज़। देखो अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट, विच वर्ड इन पैराग्राफ 1 मीन्स द सेम एज कीनली। अब हमें पैसेज को देखना पड़ेगा। पैराग्राफ 1 कौन से शब्द का मतलब है बड़ी उत्सुकता के साथ। यहाँ पे देखो वेटिंग ईगरली, ईगरली मीन्स कीनली, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ईगरली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच सीज़न इज सेट टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल सीज़न इन द वर्ल्ड। यहाँ पे रेनी सीज़न की बात चल रही है तो आपका आंसर हो जाएगा रेनी सीज़न और मानसून। नेक्स्ट, हाउ कैन वी प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिजीजेज। यहाँ पे हाथ धोने की बात ही चल रही है, बट स्टिल एक बार हम देखते हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेज की बात कहाँ पर चल रही है। एंड इट इज़ गिवन इन पैराग्राफ नंबर 2। ये दिया गया देखो, most infectious diseases prevalent in the rainy season can be prevented by simply washing our hands regularly. Scrubbing hands regularly with water and soap can prevent us from contracting respiratory and diarrheal diseases. तो आ जाएगा by simply washing our hands और scrubbing hands regularly with water and soap, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, इसमें है गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। पैसेज हो सकता है रेनी सीजन, इंजॉइंग मॉनसून, कोई भी आप जो है टाइटल दे सकते हैं। तो यहाँ पे हैं ये 10 क्वेश्चंस के आंसर, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए जी, इंटरनल चॉइस में जो पैसेज है उसको अब हम पहले जो है पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों तरीक़ों से पैसेज को सॉल्व करना सीखते हैं। What writers struggle to express through numerous newspaper columns, the cartoon manages in a pointed one-liner. Writers बहुत सारे न्यूज़पेपर कॉलम्स के थ्रू जो बात कहने के लिए स्ट्रगल करते हैं, कार्टून वो बात जो है तुरंत कह देता है, क्योंकि कार्टून क्या है, टू द पॉइंट बात कही गई है, वन लाइनर है। Little wonder then that the first thing most of us like to see when we pick up a newspaper is the कार्टून। इसीलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि न्यूज़पेपर उठाते ही हम में से ज़्यादातर लोग जो पहले देखते हैं वो है कार्टून। सिंपल दो इट में सीम, बिल्कुल सिंपल लगता है कार्टून बनाना, ठीक है।
बट क्या है, मेकिंग ए कार्टून इज़ एन आर्ट दैट रिक्वायर्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, ट्रेनिंग एंड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। लगता चाहे सिंपल हो, लेकिन इसके लिए भी क्या क्या ज़रूरी है, हार्ड वर्क, ट्रेनिंग और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। कार्टूनिस्ट से दैट द कार्टून्स दैट मेक अस लाफ द मोस्ट आर इन फैक्ट द कार्टून्स दैट आर हार्डेस्ट टू मेक। कार्टूनिस्ट कहते हैं कि जो कार्टून हमें सबसे ज़्यादा हंसाते हैं उनको बनाना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन सेलिब्रेटेड कार्टूनिस्ट लाइक आर के लक्ष्मण एडमिट दैट मेकिंग ए कार्टून इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। जो बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट हैं आर के लक्ष्मण, वो भी मानते हैं कि कार्टून बनाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। पीस ऑफ केक मीन्स इज़ नॉट एन ईजी टास्क। लक्ष्मण कहते हैं कि उन्हें 6 घंटों से ज़्यादा वेट करना पड़ता है, जिसके अंदर स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम स्कैनिंग न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न चैनल्स बिफोर एनी आइडिया स्ट्राइक्स हिम। कोई भी आइडिया उनके माइंड में आए उससे पहले उन्हें न्यूज़पेपर्स देखना पड़ता है, बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से अप टू डेट रहना पड़ता है। ठीक है, चलिए, सो हाउ डज़ वन बिकम ए कार्टूनिस्ट। तो एक व्यक्ति को कार्टूनिस्ट कैसे बने, वो क्या क्या चीज़ चाहिएंगी। विच ऑफ अस हैज़ द टैलेंट टू मेक इट। हाउ कैन वी मास्टर द रिप टिकलिंग स्ट्रोक्स एंड द विटी वन लाइनर्स। हम जो है फ़नी स्ट्रोक्स कैसे सीखें, विटी वन लाइनर्स कैसे लिखें। हाउ कैन वी मेक पीपल स्माइल और लाफ, लोगों को कैसे हंसाएं। देर आर फ्यू कॉलेजेस और स्कूल्स फॉर कार्टूनिस्ट। मोस्ट कार्टूनिस्ट कम फ्रॉम आर्ट कॉलेजेस। ज़्यादातर जो हैं कार्टूनिस्ट आर्ट कॉलेज से आते हैं, जबकि कुछ लोग अपने आप ही इस क्राफ्ट को सीखते हैं। मोस्ट एस्टेब्लिश्ड कार्टूनिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट नो इंस्टीट्यूट कैन टीच यू टू मेक ए कार्टून। ज़्यादातर जो फेमस कार्टूनिस्ट है वो ये मानते हैं कि कोई भी संस्था, स्कूल, कॉलेज आपको कार्टून बनाना सिखा नहीं सकता। आप क्राफ्ट को पिकअप कर सकते हैं, स्केच बनाना सीख सकते हैं, ड्रॉ करना सीख सकते हैं, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं सिखा सकता कि अच्छा कार्टून कैसे बनाना है। ये बात कौन कहते हैं, सेज उदय शंकर, अ कार्टूनिस्ट विद नव भारत टाइम्स। उदय शंकर जो नव भारत टाइम्स में कार्टून जो है एक कार्टूनिस्ट है, वो जो है बताते हैं ये बात। वाइल बेसिक्स लाइक ड्राइंग स्केचिंग कैन बी लर्नड इन एन आर्ट कॉलेज। आर्ट कॉलेज में ड्राइंग स्केचिंग ये तो सीखी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट स्किल है। दीज अलोन डू नॉट मेक अ गुड कार्टूनिस्ट। लेकिन केवल इनसे ही गुड कार्टूनिस्ट नहीं बना जा सकता, बिकॉज इट्स ए क्वेश्चन ऑफ वंस क्रिएटिविटी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। क्योंकि देखो सिर्फ ड्राइंग स्केचिंग यही काफ़ी नहीं है, एक व्यक्ति क्रिएटिव होना चाहिए, उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। टू क्वालिटीज़ वन सिंपली मे नॉट हैव। ये दो क्वालिटीज़ हो सकता है कि व्यक्ति में ना हो। द एडवाइस एस्टेब्लिश्ड कार्टूनिस्ट गिव इज़ दैट जस्ट बिकॉज यू कैन स्केच डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू विल बिकम अ कार्टूनिस्ट। एक सलाह जो देते हैं, एडवाइस दे रहे हैं एस्टेब्लिश्ड कार्टूनिस्ट, वो क्या कहते हैं कि आपको स्केच करना आता है, स्केच बनाना आता है, तो सिर्फ जो है इसी बात से आप ये मत मान लीजिएगा, ये मत सोच लीजिएगा कि आप एक कार्टूनिस्ट बन जाएंगे, क्योंकि ड्राइंग स्केचिंग के अलावा क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए आपके अंदर। ओके, चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू लक्ष्मण इज़ द चैलेंज इन क्रिएटिंग अ गुड कार्टून। अच्छा कार्टून बनाते हुए क्या चैलेंज आता है। पहला, वेटिंग फॉर द राइट थॉट। बी, ब्राउजिंग न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन्स। सी, गेटिंग द राइट काइंड ऑफ स्किल्स। डी, गुड ड्राइंग एंड स्केचिंग ट्रेनिंग। आर के लक्ष्मण ने जिसकी बात की थी वो था ब्राउजिंग न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन्स। उदय शंकर इज ए कार्टूनिस्ट ऑफ ब्लैंक, दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नव भारत टाइम्स, दिनकरण। आंसर है ऑप्शन सी, द नव भारत टाइम्स। अब पैसेज पढ़ लिया है तो आपको सारे पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए। चलिए अगला है, ऑफ द मैनी क्वालिटीज दैट कार्टूनिस्ट शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेफर टू डायरेक्टली बट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। कार्टूनिस्ट बनने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज़ चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली भी बताया गया है कुछ के बारे में, लेकिन कौन सी क्वालिटी है इन चारों ऑप्शंस में जिसके बारे में डायरेक्ट जो है मेंशन नहीं किया गया है जिसको। पहला, knowledge of current technologies, educational institutions, news and language, different current affairs। अब देखो संस्था की बात आई थी, स्कूल में आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, न्यूज़ एंड लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स के बारे में डायरेक्ट बात नहीं की गई है, ठीक है, इनडायरेक्टली इस बात को हम जो है सीख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। सो ऑप्शन डी इज़ राइट।
Next, according to the passage, which group of people is of the opinion that one cannot learn to make a cartoon in institutions? पैसेज के अनुसार कौन सा लोगों का ग्रुप है जो ये मानते हैं कि एक व्यक्ति को किसी संस्था में कार्टून बनाना जो है सिखाया नहीं जा सकता? मैनी स्ट्रगलिंग राइटर्स मानते हैं ये बात, हाईली क्रिएटिव आर्टिस्ट मानते हैं, या वेल एस्टेब्लिश्ड कार्टूनिस्ट मानते हैं, या फिर ओल्ड न्यूज़पेपर एडिटर्स? पैसेज में बात हुई थी वेल एस्टेब्लिश्ड कार्टूनिस्ट की, so option C is right. Question number 5. Don't take it for granted that you will become a cartoonist. Choose the option that is closest in meaning to the sentence. Don't assume that you will become a cartoonist. Don't hope, don't believe, don't imagine. Option A is right. पहला ऑप्शन कहता है, इस जो सेंटेंस पैसेज में आया था डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसके क्लोजेस्ट यही है, ओके, कि आप ये मत मानिए कि कार्टूनिस्ट बन जाएंगे. Question number 6. What writers struggle to express through numerous newspaper columns the cartoon manages in a pointed one-liner? What view of the author is being expressed here according to you? अब इस सेंटेंस से ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि एक कार्टूनी भारी है बहुत सारे न्यूज़पेपर कॉलम्स के हज़ारों शब्दों पर, ठीक है. ए कार्टून कैन कन्वे द आइडिया इन अ फार बेटर वे दैन न्यूमरस न्यूज़पेपर कॉलम्स. तो अपने शब्दों में लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं. 7th है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ए कार्टून? वो आया था जो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी, सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है. तो कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, उनमें या सारे ही लिख सकते हैं. चलिए. 8th, वाई डू यू थिंक एस्टेब्लिश्ड कार्टूनिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट नो इंस्टीट्यूट कैन टीच समवन टू मेक ए कार्टून? आपको याद होना चाहिए पैसेज में आया था, बिकॉज इट्स ए क्वेश्चन ऑफ वंस क्रिएटिविटी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर. एक व्यक्ति सिर्फ स्केचिंग ड्राइंग से नहीं बन सकता है कार्टूनिस्ट, उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए. 9th, अ पीस ऑफ केक इन द फर्स्ट पैराग्राफ रेफर्स टू बी. पीस ऑफ केक मतलब होता है ईजी, तो यहाँ पे लूसिड होता है ईजी, ठीक है. तो आंसर आ जाएगा लूसिड. 10th, द वर्ड क्लोजेस्ट टू बीइंग ह्यूमरस और वेरी फनी इन द सेकेंड पैराग्राफ इज. सेकेंड पैराग्राफ में बीइंग ह्यूमरस और फनी, सेकेंड में ढूंढना पड़ेगा हमें. यस, रिब टिकलिंग, ठीक है. ये होता है कि इतना हंसा दे कि हमारे रिब्स भी जो उनमें भी गुदगुदी होने लग जाए, यानी वेरी फनी, रिब टिकलिंग आ जाएगा, ठीक है. ये हैं आपके आंसर्स, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है. तो ये हो गए आपके 10 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, अनसीन पैसेज, जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी. सेकंड क्वेश्चन होगा बच्चों आपका नोट मेकिंग. 1 मार्क का हो जाएगा टाइटल और 4 मार्क्स के हो जाएंगे नोट मेकिंग. तो मैं यहाँ पे आपको जो पैसेज दिया गया है वो समझा देती हूँ. इसमें आपको इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी, ठीक है. Advances in computing and digital technologies have a direct influence on our lives, businesses and social life. Computing और digital technology में जो advancement हो रही है, जो development हो रहा है, उसका सीधा सीधा असर पड़ता है हमारी लाइफ पर, बिजनेस पर, सोशल लाइफ पर. इसने हमारी डेली रूटीन को इन्फ्लुएंस कर दिया है, जैसे कि यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑन सोशल मीडिया. एआई सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में से एक है. एआई सिस्टम के साथ क्या हो गया है, बिजनेस अब जो है लार्ज डेटा सेट्स को हैंडल कर सकते हैं और स्पीडी एसेंशियल इनपुट आ रही है. और उससे ज़्यादा क्या हो रहा है कि बिजनेसेस आर एबल टू अडेप्ट टू कॉन्स्टेंट चेंजेस एंड आर बिकमिंग मोर फ्लेक्सिबल. अब देखो बात क्या आ रही है कि जो एडवांसमेंट है डिजिटल टेक्नोलॉजी में, उसका हमारी लाइफ, बिजनेस और सोशल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, ठीक है. मैंने इसमें जो है साथ के साथ ही आंसर्स पेस्ट कर दिए हैं ताकि आपको अलग अलग से ना देखना पड़े. साइट पर जो है एक लिंक से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक लिंक से आंसर मिलेंगे. तो इस वीडियो को देखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है. देखो आंसर से यहाँ पे टाइटल इफ़ेक्ट्स ऑफ एआई इन आवर लाइफ, और पहला पॉइंट बनाया, पहली हेडिंग बनाई है एडवांसेस इन कंप्यूटिंग एंड डिजिटल टेक इन्फ्लुएंस. पहला लाइफ के ऊपर, दूसरा बिजनेस पर और तीसरा सोशल लाइफ पर. आगे जो पॉइंट्स हमने पढ़े उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है. बात क्या है बच्चों, देखो नोट मेकिंग क्या होता है. नोट मेकिंग अपोजिट होता है किसके, एक्सप्लेनेशन के.
एक्सप्लेन करना मीन्स व्याख्या करना, किसी चीज़ को डिटेल में बताना। नोट मेकिंग क्या हो गया कि जो पैसेज दिया गया होगा उसको समराइज़ करना, उसके केवल मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना, ऐसे हाईलाइट करना कि सारे पैसेज में जो जितनी भी बातें दी गई हैं वो सारी कवर हो जाएं उससे, ठीक है। इसके कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, सिर्फ ये बात देखनी है आपको कि अगर कोई एग्जाम्पल दिया गया है, किसी बात को बढ़ा के कहा जा रहा है, तो हमने पॉइंट्स में वो चीज़ नहीं लेनी है। ओके, चलिए फर्स्ट का हो गया। सेकंड पैराग्राफ देखो कि एआई सिस्टम जो है अगर इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो न्यू बिजनेस प्रोसेसेस में ऑटोमेटेड प्रोसेस आ रही है, ठीक है, और न्यू पैराडाइम आ रहे हैं। इसकी वजह से इंटेलिजेंट ऑटोमेशन का प्रोसेस आ रहा है, जो ये केवल ये डिक्टेट नहीं कर रहा कि कैसे बिजनेस ऑपरेट करेंगे, बल्कि हु डज़ द जॉब ये भी बता रहा है, ठीक है। फुली ऑटोमेटेड के साथ साथ रोबोट्स आ रही हैं, ह्यूमन वर्कर्स को अवॉइड किया जा रहा है। एआई अब जो है अनहर्ड अनएक्सपेक्टेड इनोवेशंस ला रहा है बिजनेस वर्ल्ड में। इस वजह से हर जो है बिजनेस कंपनी को कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा एंड मूव फर्दर टू लीड द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटिव तो रहना ही पड़ेगा एआई की वजह से, ठीक है। तो एआई का बिजनेस में क्या है वो 4 बातें दी गई यहाँ पे। बिजनेस ऑप्टिंग फॉर ऑटो प्रोसेस, टेल्स हु डज द वर्क, नो ह्यूमन वर्कर्स और रोबोट्स लिख सकते हैं, और डी बना दिया इसमें से पार्ट मोर कॉम्पिटिटिव बिजनेस, ठीक है। एआई की वजह से कॉम्पिटिटिव हो गया है बिजनेस बहुत ज़्यादा। चलिए थर्ड पैराग्राफ में है एआई कैसे हमारी लाइफ को शेप करता है, सोशल इंटरेक्शंस को करता है। देयर आर मैनी एआई एप्लीकेशंस विच आर स्पेसिफिकली डेवलप्ड फॉर प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स। हमें मतलब हम व्यक्तियों को इंडिविजुअली क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं एआई से, सच एज मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वी आर डेलीगेटिंग आर एक्टिविटीज़ थ्रू इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस, जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट मिल रहे हैं, इंटेलिजेंट वेरेबल डिवाइसेस जैसे हमारी स्मार्ट वॉचेस होती हैं। अदर एप्लीकेशंस का फ़ायदा हमें मिल रहा है। एआई सिस्टम दैट ऑपरेट हाउस होल्ड ऑपरेटर्स हेल्प अस एट होम विद कुकिंग और क्लीनिंग। तो हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ पे एआई सिस्टम हमारी हेल्प कर रहा है वो बताया गया है। एआई इन आवर लाइव्स, 4 ऑप्शन बना दिए इसके। सोशल इंटरेक्शन, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, एसएम प्लेटफॉर्म्स यानी सोशल मीडिया, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट, इंटेलिजेंट वेरेबल डिवाइसेस, ऑपरेट्स हाउस होल्ड ऑपरेटर्स। ओके, और लास्ट में दिया गया है कि कैसे इसका नुकसान भी हो रहा है, अनदर एस्पेक्ट भी है, ये हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है। कैसे? इफ़ वी बिकम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मशीन्स देन इट कैन ruin आवर लाइफ। वी विल नॉट बी एबल टू डू एनी वर्क बाय आवरसेल्व्स एंड गेट लेजी। हम आलसी बन जाएंगे। दूसरा नुकसान क्या है कि ये हमें ह्यूमन लाइक फीलिंग नहीं देता। सो मशीन्स शुड बी यूज्ड ओनली वेयर दे आर एक्चुअली रिक्वायर्ड, जहाँ उनकी ज़रूरत हो हम वहीं पे उनको यूज़ करें। तो डी मेरिट्स ऑफ एआई आ गया, लेजीनेस, डिपेंडेंट हो जाएंगे मशीन्स पे, नो ह्यूमन लाइक फीलिंग्स। ये सारी आ गई हैं एब्रीविएशंस, ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमने आंसर्स में नोट्स में एब्रीविएशंस यूज़ की हैं उनको आप बताएंगे, ठीक है। AI means artificial intelligence, technology, business, then electronic, SM, PA, Intel और apparatus, ठीक है। तो ये हो गया 5 मार्क्स का आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं जो मैं आपको बात बता रही थी कि कहाँ पे कौन सी गलती करते हो आप लोग और किस तरीके से नंबर कटवा लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन बी राइटिंग स्किल, इनके सारे आंसर्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, और जो पॉइंट मैं बार बार बोल रही हूँ कहाँ पे गलतियों वाला या फुल मार्क्स वाला, वो डिस्कशन सारी मैं एंड में बताऊंगी। उससे पहले हम बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे समझ लो क्वेश्चन नंबर 3 में ये सेक्शन बी है, राइटिंग स्किल 15 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, नोटिस और एडवर्टीजमेंट और पोस्टर। देखो चॉइस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब यहाँ इस वीडियो में क्या खास बात रहेगी कि हम सारे ही टॉपिक्स को इकट्ठे ही कवर कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि नोटिस कैसे लिखना है, कौन से पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं, एडवर्टीजमेंट कैसे लिखना चाहिए, पोस्टर कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चॉइस है पैराग्राफ और रिपोर्ट राइटिंग। तो इन दोनों की राइटिंग स्किल ही में बताया जाएगा। पैराग्राफ राइटिंग में क्या बातें ध्यान रखनी है, रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 होगा एप्लीकेशन फॉर जॉब और लेटर टू एडिटर। ये ध्यान से सुन लीजिए, 12th क्लास के सिलेबस में केवल यही दिए गए हैं कंपोजिशन में, एप्लीकेशन फॉर जॉब और लेटर टू एडिटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी पे आ जाते हैं,
आंसर एनी 10 क्वेश्चंस इन ऑल चूजिंग 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट। 10 मार्क्स का होगा। हर जो है जो भी आपके पार्ट्स दिए गए हैं इनमें से दो दो तो आपने ज़रूर करने हैं, टू फ्रॉम ईच सब पार्ट। ओके, चलिए जी, पहला दिया गया आपका टेंस पर बेस्ड, एप्पल्स बनानाज एंड मैंगोज ब्लैंक बाय हिम। अब देखो बाय आ गया, इसका मतलब सीधा सा आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो चारों ऑप्शंस पे नज़र डालो, कौन से ऑप्शन में दिया गया वर्ब की थर्ड फॉर्म? इट इज़ गिवन इन ऑप्शन सी, are eaten. Apples, bananas and mangoes are eaten by him. Next, I along with my friends blank going to play. I along with आ गया है, लेकिन रियल सब्जेक्ट को देखना है आपने, I ही रहेगा, तो I के साथ लगता है am. I am going to play। ठीक है, ऑप्शन B इज़ राइट। नेक्स्ट, you are a good boy। बिल्कुल सिंपल है ये तो, ऑप्शन बी इज़ राइट। चलिए अब देखो क्या समझ में आया आपके कि टेंस के ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, आप आपकी मर्जी है, सारे ही कर दो चाहे, लेकिन आपके 2 ही यहाँ पे, अगर 2 करेक्ट है तो 2 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, हर सब पार्ट में से 2 2 करने हैं। अगला आ गया नरेशन। द टीचर सेड द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज रेफर्ड टू एज गोल्डन एज। अब देखो अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दिया गया है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसका टेंस चेंज नहीं होता। आंसर आएगा द टीचर सेड दैट द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज रेफर्ड टू एज गोल्डन एज। एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, और ये दिया गया है ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन बी में इज़ है, गलत है, सी में विल बी है, और डी में एक्सक्लेम्ड इन सोरो है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अशोक सेड अलास माई डॉग इज़ डेड। अब अलास है तो इसका मतलब सोरो वाला आएगा। अशोक एक्सक्लेम्ड इन सोरो एंड ग्रीफ दैट, माई हो जाएगा अशोक के अकॉर्डिंग चेंज, हिज डॉग इज हो जाएगा चेंज वॉज में, हिज डॉग वॉज डेड। ये दिया गया है ऑप्शन सी में। ओके, नेक्स्ट, ही सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। ही सेड दैट, आई चेंज हो गया ही में, ही के साथ लगेगा वॉज, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, एंड इट इज़ गिवन इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट। ओके, चलिए आर्टिकल्स आ गए हैं। द बाइबल इज़ ए होली बुक, ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट, राम एट ए बनाना एन एप्पल, ए और एन दिया गया ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, द मिल्क यू गेव मी वॉज कोल्ड, वो वाला मिल्क जो तुमने मुझे दिया था वो ठंडा था। ठीक है, तो पर्टिकुलर हो गया, खास हो गया है, और खास के साथ लगता है द, ऑप्शन सी इज़ राइट। तो हर जो टॉपिक आ रहे हैं हर सब पार्ट में से आपके 2 2 ही देखे जाएंगे, कर देना चाहे सारे ही। ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना, सभी आप अटैम्प्ट करते जाना। नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, समबडी स्टोल द मनी। आंसर आना चाहिए द मनी वॉज स्टोलन बाय समबडी। बाय किस में है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट, द फायर फाइटर्स टुक द इंजर्ड टू नियर बाय हॉस्पिटल। द इंजर्ड वर, अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा ही पैसिव वॉइस में, कोई भी सेंटेंस आ जाए एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहनी है, तो टेक की थर्ड फॉर्म होगी टेकन, और ये दिया गया है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट, सम पीपल ब्रेक द रूल्स ऑन पर्पस। कुछ लोग जानबूझकर रूल्स को तोड़ते हैं, तो देखो ब्रेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर लगना है, रूल्स प्लूरल में है तो लग जाएगा आर, रूल्स आर ब्रोकन, ये दिया गया है ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए जी आगे आ गए हैं मॉडल्स। वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल। लेस्ट आ गया तो बिना कुछ भी जो है ध्यान नहीं देना आपने, आपके इतना दिमाग में फिट होना चाहिए कि लेस्ट के साथ तो शुड ही आता है, ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट, एक जो है पोलाइट इन्विटेशन है, रिक्वेस्ट है कि वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, तो वुड आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यू ब्लैंक ड्राइव फास्ट द ट्रेन इज़ डिलेड। ट्रेन लेट हो गई है, तुम्हें तेज ड्राइविंग की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट, ये दिया गया है ऑप्शन बी में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ग्रामर 10 मार्क्स की। अब देखो जो बच्चे थोड़ा वीक हैं वो क्या ध्यान देंगे कि कैसे आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ पे फोकस करो, और यही क्वेश्चंस टॉपर्स की मदद करेंगे कि ऐसे आपने फुल मार्क्स लेने हैं। ए बी सी 3 सेक्शन हो गए, कंपोजिशन वाला हम लास्ट में करेंगे। चलिए आता है सेक्शन डी, लिटरेचर, फ्लैमिंगो प्रोज। ये ध्यान देना है एमसीक्यूज़ हैं तो फुल मार्क्स आने चाहिए, यहाँ पे नंबर कटने ही नहीं चाहिए किसी के भी। ओके,
चलिए देखो, पैसेज क्या है। विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। रैट ट्रैप वाले चैप्टर में से है हर चैप्टर का टाइटल, उसका नेम और जो है राइटर का नेम ज़रूर ज़रूर याद कर लेना। ये भी मैंने सिर्फ 2 मिनट की वीडियो में करवाए हुए हैं, वीडियो देख लेना। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन? आंसर इज ऑप्शन ए, द रैट ट्रैप। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर? सेल्मा लेगरलॉफ। ऑप्शन ए इज़ राइट। व्हाट डज इट रेफर टू इन द सेकेंड सेंटेंस? आ जाओ भाई यहाँ पे देखो, पहला ही पढ़ लेते हैं कि इट्स लैंड्स एंड सीड, सिटीज़, विलेजेस कुछ नहीं है बल्कि बिग रेड ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। बात हो रही है दुनिया की। हमारा रेड ट्रैप सेलर कह रहा है कि ये दुनिया का उद्देश्य है ही यही कि लोगों को प्रलोभन देना, उनके लिए बेट सेट करना। तो यहाँ पे इट का मतलब है द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ समवन ट्राई टू टच द बेट? क्या होगा अगर कोई बेट को टच करने की कोशिश करता है? इट ऑफर्ड रिचेज, जॉयज, शेल्टर, फूड, एग्जैक्टली एज अ रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. उसके ऊपर आगे पिंजरा बंद हो जाएगा और हर चीज़ खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए, इट वुड क्लोज इन ऑन हिम, यस दिया गया है। ऑप्शन बी, एवरीथिंग वुड कम टू एन एंड, यस ये भी दिया गया है। ऑप्शन सी, ही वुड रेलिश द बेट, वो इंजॉय करेगा बेट को, नो ये बात नहीं आएगी। ऑप्शन डी ठीक है, बोथ ए एंड बी। लास्ट, हु इज़ थिंकिंग अबाउट दिस थॉट? कौन सोच रहा है ये विचार? पैडलर, रेड ट्रैप सेलर, वैगाबोंड या ऑल ऑफ दीज? यस, ऑप्शन डी इज़ राइट, क्योंकि ये तीनों ही शब्द एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं। पैडलर कहो या रेड ट्रैप सेलर कहो या वैगाबोंड कहो। वैगाबोंड मतलब जिसका ना घर है ना कोई नौकरी है, जो इधर उधर घूमता रहता है। ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए जी, अब ये जो है ये ध्यान रखना, आपको इंटरनल चॉइस में है ये। ओके, कोई डू एनी वन, ये इंस्ट्रक्शन है। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स। तो ये इंडिगो चैप्टर से है। सभी चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ो और लाइंस को देखते ही आपको समझ आ जाएगा कौन से चैप्टर में से है। तो पहला क्वेश्चन, नेम ऑफ चैप्टर इंडिगो, ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर? इंडिगो लिखा है लुई फिशर ने, ऑप्शन सी इज़ राइट। सी क्वेश्चन है, मोतिहारी वॉज द कैपिटल ऑफ चंपारण, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, हु थॉट दैट ए महात्मा वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़? किसानों ने सोचा था कि कोई महात्मा है जिनको दिक्कत आ रही है, ऑप्शन ए इज़ राइट। लास्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर आउट नंबर्ड एंड वर स्केयर्ड ड्यू टू पेजेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन, हैंस दे फेल्ट। अब इस पैसेज में बताया गया है कि कैसे बहुत सारे किसान इकट्ठा हो गए थे और जो है अंग्रेज घबरा गए थे। उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि आप ही इस क्राउड को रेगुलेट करो, कंट्रोल करो। तो वो घबरा गए थे, वो अपने आप को पावरलेस महसूस कर रहे थे। ऑप्शन सी इज़ राइट। ठीक है, अब देखो, पहले आपने समझना है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। इसमें आपकी इस वीडियो से आपके प्री बोर्ड 2 की भी तैयारी हो रही है और एनुअल एग्ज़ाम की भी। क्वेश्चन नंबर 8 होगा बच्चों, ऐसे टाइप क्वेश्चन फ्लैमिंगो के चैप्टर्स पर बेस्ड। इसमें पहला दिया गया है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड साहेब लीड एट सीमापुरी? साहेब सीमापुरी में कैसी ज़िंदगी बिता रहा था? ऑप्शन चॉइस जो दी गई है वो है, डोंट पुट ऑफ लर्निंग और डूइंग थिंग्स अनटिल टमारो बिकॉज द अपॉर्चुनिटी मे बी टेकन फ्रॉम यू बाय देन। किसी भी चीज़ को पोस्टपोन मत करो कि सीखना है कल कर लेंगे, कल सीख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उस समय तक आपसे वो मौका छीन ही लिया जाए। इस स्टेटमेंट को इलाबोरेट कीजिए, बताइए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर द लास्ट लेसन। तो आप समरी लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर वो भी मैं आपको सारे बताऊंगी, सिर्फ एक बार क्वेश्चंस बता रही हूँ कि कौन कौन से प्रैक्टिस पेपर 1 में आए हुए हैं। आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 9, 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्कर, 2-2 नंबर वाले। आपको करने होंगे कोई 4। पहला दिया गया है कि इको अपने आप को एकेमेडिशियन कहलाना प्रेफर करते थे। दूसरा, YMCA पे क्या हुआ था, उसका क्या असर पड़ा था डगलस पे। तीसरा, जो स्टीफन स्पेंडर आए थे जैमिन स्टूडियो में, उनका आना एक मिस्ट्री क्यों था। फोर्थ दिया गया है, सोफी नहीं चाहती थी जेंसी के कि उसको डैनी वाली स्टोरी पता चले। या फिर अगला है, क्रॉफ्टर इतना फ्रेंडली टॉकेटिव क्यों था पैडलर के साथ। ठीक है, इन सब के आंसर्स मैं आपको बताऊंगी। चलिए, अगला जो हमने डिस्कस करना है 5 मार्क्स। फिर से आप यहाँ पे जो है आपका स्कोर बढ़ सकता है। तो फुल मार्क्स लाने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, इजी क्वेश्चंस रहेंगे ये।
ये है क्वेश्चन नंबर 10, स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन विद इंटरनल चॉइस। चलिए जी, लाइंस पे नज़र डाली। ये दिया गया है, पोएम नंबर 1 ही है आपकी। हु इज़ द पोएट? कमला दास। ऑप्शन ए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम? माई मदर एट 66। ऑप्शन बी। हु डज शी रेफर टू? पोएट की मदर के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डिड द पोएटेस रियलाइज विद पेन? पोएट ने क्या महसूस किया था? पहला ऑप्शन, क्या उनको अपना वॉलेट घर पे छोड़ आई थी? ऑप्शन बी, उनकी मदर ओल्ड थी, प्रोन टू डेथ थी, शी हैड ए हेडेक, हर मदर हैड फॉरगॉटन आएगा, टू टेक हर पिल्स। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलिए, द मूड आउटसाइड ऑफ द कार इज ब्लैंक दैट इनसाइड द कार। अब देखो, गाड़ी के अंदर क्या है? उदासी वाला माहौल है, एक डर है। और गाड़ी के बाहर जब पोएट ने देखा तो यंग ट्रीज है, मैरी चिल्ड्रन है, तो आउटसाइड वाला जो मूड है वो अपोजिट हो गया है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दी अपोजिट ऑफ दैट इनसाइड द कार। ओके, ऑप्शन में चॉइस में दिया गया है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। चलिए, पहला ही क्वेश्चन है, नेम ऑफ द पोएम। ऑप्शन बी इज राइट, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। नेम ऑफ द पोएट, एड्रियन रिच। ऑप्शन ए। तीसरा है, वाई इज़ आंट टेरिफाइड? ऑप्शन ए, शी इज़ टॉर्मेंटेड बाय हर हस्बैंड, टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड। बी ऑप्शन कहता है डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है वो। सी कहता है शी इज़ अफ्रेड ऑफ टाइगर्स। डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। येस, ऑप्शन डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर डी, विल गो ऑन प्रांसिंग सपोर्ट्स दी आइडिया ऑफ इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट। आर्ट के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट है, द वर्ड इन द स्टैंजा विच मीन्स द सेम एज अफ्रेड इज। अफ्रेड कौन से शब्द का मतलब है? ऑडियल्स, टेरिफाइड, अनअफ्रेड, प्रांसिंग। ऑप्शन बी इज राइट, टेरिफाइड। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पे बच्चों देखो 10 मार्क्स हो गए हमारे कॉम्प्रिहेंशन के, राइट। 10 हो गए ग्रामर के, 5 मार्क्स हो गए फ्लेमिंगो के प्रोज के, और 5 हो गए स्टैंजा के। तो 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स हो गए आपके, ऑब्जेक्टिव कहिए या MCQs कहिए। ठीक है, तो इन पे ज़रूर फोकस करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, पोएट्री से ही आपके 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं। 3 आएंगे, आपको करने होंगे कोई 2। तो यहाँ पे है, मेंशन थिंग्स ऑफ ब्यूटी, फिर चाइल्डिश लॉन्गिंग के बारे में बात है, पेब्लो नेरूदा क्यों आइडल क्या मतलब है उनका जब वो कहते हैं कि हमें थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना चाहिए। ओके, चलिए जी, लास्ट वाले पोर्शन में पहुंच गए हैं, विजिटर्स सप्लीमेंट्री रीडर। वीडियो चाहे लंबी हो जाए बच्चों, लेकिन देखना लास्ट तक, एंड तक वीडियो को, क्योंकि आपकी तैयारी हो रही है एनुअल एग्ज़ाम की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा, और ये विजिटर्स पर बेस्ड होगा, 5 मार्क्स का होगा ये। ऑप्शन यहाँ पे चॉइस दी गई है, समरी ऑफ द चैप्टर द टाइगर किंग, या फिर व्हाट वर्ड डिड क्लासाज एक्सपीरियंसेस ऑन हर फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। आंसर दिए गए हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लेना। लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि आपके पेपर में टोटल 13 क्वेश्चंस होंगे। ये देखो, आपके 4 क्वेश्चंस होंगे, आपको करने होंगे कोई 3, और इसका मतलब ये हो गए हैं 2 मार्कर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, इसमें पहला दिया गया है कि क्या थर्ड लेवल चार्ली के लिए एस्केप का मीडियम था। दूसरा है कि लाइफ में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें हार्ड चॉइसेस करनी होती है कि एक इंडिविजुअल का रोल प्ले करें या फिर एक अच्छा सिटीज़न बने, एनिमी से लिया गया है। तीसरा है कि ऑन द फेस ऑफ इट, कि जो भी डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको फिज़िकल जो डिसेबिलिटी है उसके दुख से ज़्यादा दुख होता है एलिनेशन का, कि वो अकेले रह जाते हैं। डायरी और मिस्टर लैम के कॉन्टेक्स्ट में बताइए। और फोर्थ है, हाउ इज़ द स्टडी ऑफ द एंटार्क्टिका यूज़फुल टू अस। ठीक है, तो इन सब के आंसर्स तो आपको जो है मिल ही जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं डिस्कस करूँगी हमारा राइटिंग स्किल का पोर्शन, वो वाली बात जो मैं बता रही थी, कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो देखो, पहला था कि नोटिस लिखना है आपने। ठीक है, नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर। अब बात क्या आती है कि नोटिस में आपका ये जो फॉर्मेट होगा, आप बॉक्स बनाएंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर नोटिस लिखेंगे, साइड में डेट होगी, फिर हेडिंग में कि टॉपिक क्या है, यहाँ पे शायद इंटर स्कूल डिबेट वाला टॉपिक था। ठीक है, तो ये अगर आप इतना ही बना देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट दिया गया है टीचर्स के लिए कि आपने, बच्चे ने अगर इतना भी लिख रखा है तो टीचर को जो है फुल यहाँ पे 1 नंबर तो इसी का देना ही देना है। ठीक है, फिर कंटेंट के 3 मार्क्स हो जाएंगे। फिर एक्यूरेसी, कि आप अगर जो है 1 या 2 ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो कोई बात नहीं, आपको उसका 1 नंबर मिलेगा। आधा नंबर कट जाएगा अगर आपकी 2 से ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि आपने स्कूल का नाम लिखा,
नोटिस लिखा, साइड में डेट लिखी, फिर क्या टॉपिक है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, मैटर लिखा, नीचे किसकी तरफ से है ये नोटिस वो लिखा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये बारीक बातें हैं, बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं। चलिए, नेक्स्ट था आपका एडवर्टीज़मेंट। फिर से फॉर्मेट का 1 नंबर है, यानी वही बॉक्स बनाना और जो है हाईलाइट करना मेन चीज़ को। फिर कंटेंट है, फिर वही एक्यूरेसी वाली बात है, फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, सीधा ही हम आ जाते हैं आपके आंसर पे। फ्लैट फॉर सेल ये बीच में लिखिएगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है कि साइड में है, आपने बोल्ड लेटर्स में लिखना है फ्लैट फॉर सेल। फिर जो है टॉपिक आपका यही था कि 2 स्टोरी अपार्टमेंट आपने बनवाया है और उसको सेल करना है। ठीक है, तो पूरे सेंटेंसेस की भी ज़रूरत नहीं है, आप एडवर्टीजमेंट वाली मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस करवाई हुई है मैंने। ओके, फिर पोस्टर का आई थिंक यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है, सिर्फ वही दी गई बातें, फॉर्मेट, कंटेंट और एक्यूरेसी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में था आपका पैराग्राफ ऑन डिसिप्लिन और एक रिपोर्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन, एक्यूरेसी, वही ग्रामेटिकल मिस्टेक वाली बातें हैं। डिसिप्लिन के ऊपर ये आपका आंसर आ गया है पैराग्राफ का। राइट, चलिए रिपोर्ट में आपने क्या बातें ध्यान रखनी है, रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होता है वो ये देख लो। रिपोर्ट में भी बॉक्स बनाना है, और फिर जो है मेन टॉपिक क्या है आपका, एनुअल डे सेलिब्रेशन है, किसने लिखी है, बाय अगर आपका नाम दिया गया है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, साइड में शहर का नाम है, डेट है, किस तरीके से लिखना वो सारा ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हो गया रिपोर्ट। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एप्लीकेशन फॉर जॉब और लेटर टू एडिटर, उसका फॉर्मेट भी ध्यान से सुन लो बच्चों। देखो, नंबर 1 सेंडर का एड्रेस, फिर डेट लिखनी है, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट क्या है, सैल्यूटेशन लिखनी है। ठीक है, वो क्या चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले आपने सेंडर का एड्रेस, यानी कि अगर आपका नाम दिया गया है, सपोज यू आर अमित, यू आर लिविंग एट दिस प्लेस, तो वो सारी बातें लिखेंगे आप। फिर एक लाइन छोड़ देंगे, डेट लिखेंगे, फिर लाइन छोड़ेंगे, किसको लिख रहे हैं आप लेटर, रिसीवर कौन है उसका सारा एड्रेस लिखेंगे। फिर लेटर का टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सैल्यूटेशन मतलब सर, डियर सर, जो भी आप एड्रेस करते हैं। ठीक है, बीच में कंटेंट आ जाएगा और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, मतलब आप लिखते हैं योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, इस तरीके से। तो उस फॉर्मेट का ही 1 नंबर है। ओके, कंटेंट के 2 मार्क्स हैं, और आप एक्सप्रेशन, ग्रामेटिकल जो बातें लिखेंगे, टेंस ठीक होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उनके इस तरीके से नंबर दिए गए हैं। ओके, चलिए मॉडल आंसर देख लो। पहला था हमारा एप्लीकेशन फॉर जॉब। ठीक है, आपने अपना एड्रेस लिखा सबसे पहले, राइट। फिर द डायरेक्टर ब्रेक्स एंड ब्रेक्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली, इसी को हमने लिखना था। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर, सर। और फिर आपने कंटेंट लिख दिया कि आपने ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट दिया था, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फिर आप अपने बारे में बताएंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या खास बातें हैं, योर सिंसियरली, और फिर आप बायोडाटा अटैच करेंगे, यानी अपना डिटेल देंगे सारा, जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का आपका स्टेटस बताएंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखनी है। इसके साथ में था लेटर टू एडिटर, उसका फॉर्मेट भी वही रहेगा, सेंडर का एड्रेस, फिर डेट लिखी है, फिर रिसीवर का एड्रेस किसको लिख रहे हैं आप, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग फॉर स्टूडेंट्स। फिर आपका सर, सैल्यूटेशन आ गया, बीच में मैटर आ गया, कंटेंट, थैंकिंग यू, और ये आ गई आपकी क्लोजिंग, योर्स ट्रूली कृतिका। ठीक है, अगर आपका नाम दिया गया है तो आप वही लिखेंगे, अदरवाइज आप कुछ भी लिख सकते हैं। राइट, ये सेक्शन सी के आंसर है, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पैसेज हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब आपके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे टाइप क्वेश्चन साहेब वाला, फिर जो है द लास्ट लेसन से था, फिर क्वेश्चन नंबर 9, ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जो हमारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, विलियम डगलस का, स्टीफन स्पैनर की मिस्ट्री का, और उसके बाद सोफी और जेंसी के बारे में, वो नहीं चाहती थी डैनी वाली स्टोरी उसको पता लगे। फिर क्रॉफ्टर टॉकेटिव क्यों था, फिर पोइट्री का स्टैंजा आया। ओके, और उसके बाद पोइट्री से क्वेश्चन, यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर 1 में ये गलती है, सेकंड जो मॉडल आंसर है वो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम वाला आ गया, जो कि ये पोएम अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये मत याद कीजिएगा। ओके, बाकी सभी जो भी आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए, प्री बोर्ड 2 के लिए ज़रूरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो मैं भी तैयार करूँगी, उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, उसका आंसर है ये। ओके,
चलिए जी, और लास्ट में आपके थर्ड लेवल स्केप का मीडियम था या नहीं चार्ली के लिए, उसका आंसर है। और फिर हमारा सिटीज़न और इंडिविजुअल के नाते एनिमी से थोड़े से मुझे लग रहा है कि आंसर कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 13 क्वेश्चंस आएंगे। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया है कि कैसे अटैम्प्ट करना है, कौन सी बातें ध्यान रखनी है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 वो सॉल्व करवाऊँगी। तो स्टे कनेक्टेड and don't forget to subscribe to my channel. Thank you very much for watching this video.